ये है वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट जो कि पृथ्वी से 23.8 बिलियन किलोमीटर दूर इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद है और लगातार हमसे अपनी 16.9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से दूर होता चला जा रहा है। इस स्पेसक्राफ्ट को आज से लगभग 45 से भी ज्यादा साल पहले 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था और आज ये हमसे इतनी ज्यादा दूर मौजूद है कि इसका एक सिग्नल पृथ्वी तक आने में करीब एक दिन का समय लग जाता है। मतलब अगर ओवरऑल बात की जाए तो इससे एक कन्वर्सेशन कंप्लीट करने में वैज्ञानिकों को 2 दिनों का समय लगता है, एक दिन सिग्नल को रिसीव करने में और अगला एक दिन सिग्नल को भेजने में। यह स्पेसक्राफ्ट अगस्त 2012 में सोलर सिस्टम की बाउंड्री को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हो गया था और अपने नाम सबसे पहले यहां तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन दोस्तों यही एक स्पेस प्रोब नहीं है जो इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद हो और उसका कनेक्शन अभी भी अर्थ से हो। एक और स्पेस प्रोब है जो कि यहाँ पर मौजूद है और वो है वॉयेजर 2 जो कि लॉन्च तो वॉयेजर 1 से 2 हफ्ते पहले 20 अगस्त 1977 को हुआ था, लेकिन इंटरस्टेलर स्पेस तक ये इससे 6 साल बाद नवंबर 2018 में पहुंचा था। जबकि ये दोनों स्पेसक्राफ्ट एक ही मिशन का हिस्सा थे। इनका साइज एक जैसा था, इसमें लगे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट सेम थे और इन्हें जाना भी सेम ही जगह था। तो आखिर वो क्या वजह थी जिसके चलते वॉयेजर 2 वॉयेजर 1 से इतना ज़्यादा पीछे हो गया? इसे जानने के लिए हमें इसकी पूरी स्टोरी को जानना होगा जो कि शुरू होती है अब। वॉयेजर मिशन के दोनों स्पेसक्राफ्ट ईयर 1977 में लॉन्च किए गए थे, लेकिन दोस्तों इसकी जो एक्चुअल शुरुआत थी वो हमें 1960s के दशक में भी देखने को मिलती है। दरअसल ये वो टाइम पीरियड था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच स्पेस रेस अपनी चरम सीमा पर चल रही थी और 1961 में अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी पूरी दुनिया से ये वादा कर चुके थे कि वो इस दशक के अंत तक इंसानों को मून पर लैंड कराएंगे और इसीलिए नासा ने अपनी सारी अटेंशन इस अपोलो प्रोग्राम में लगा दी और बाकी के जो स्पेस मिशन थे उनको होल्ड कर दिया गया। हालांकि मैरिनर मिशन के प्रोब्स अभी भी दूसरे प्लैनेट्स को फ्लाई बाई करने के लिए लॉन्च किए जा रहे थे, लेकिन वो प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के सिर्फ इनर प्लैनेट्स थे। दरअसल हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर आते हैं उनको इनर प्लैनेट्स कहा जाता है और जो प्लैनेट्स इसके बाहर मौजूद हैं उन्हें आउटर प्लैनेट्स। और अभी तक इन चारों आउटर प्लैनेट्स पर कोई भी स्पेस मिशन नहीं किया गया था, जबकि इनर प्लैनेट्स को नासा के मैरिनर मिशंस के प्रोब्स के थ्रू एक्सप्लोर कर लिया जा चुका था और इसीलिए नासा का अब ये प्लान था कि वो आउटर प्लैनेट्स को भी मैरिनर मिशन के प्रोब्स के थ्रू एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जिन रॉकेट्स का इस्तेमाल करके इन प्रोब्स को लॉन्च किया जाता वो इन्हें मोमेंटम बहुत ही कम प्रोवाइड करा पाते, जिसके चलते उन्हें यहाँ तक पहुँचने में करीब 15 या उससे भी ज्यादा साल का समय लग जाता और इसीलिए इन मिशंस को रोक दिया गया। लेकिन फिर इसके बाद दोस्तों अगले 4 सालों में कुछ ऐसा हुआ कि नासा के सभी वैज्ञानिक ये बिलीव करने लगे कि अब हम इन आउटर प्लैनेट्स को भी एक्सप्लोर कर लेंगे और उसके लिए जिम्मेदार थी ये 2 चीजें। पहली की वैज्ञानिक प्लैनेट की ग्रेविटी असिस्ट का उपयोग करके स्पेसक्राफ्ट के ऑर्बिटल ट्रेजेक्टोरी के साइंस को सीख चुके थे, जो कि कुछ ऐसा होता है। इस इमेज में ये है जुपिटर प्लैनेट और इसके बगल से ये कोई स्पेसक्राफ्ट गुजर रहा है, लेकिन जैसे ही ये इसके पास आता है इसका पाथ बेंड हो जाता है और उसकी वजह है प्लैनेट की ग्रेविटी। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज ये हुई कि इस प्रोसेस से स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बढ़ गई क्योंकि ग्रेविटी के खिंचाव ने उसे और ज्यादा मोमेंटम दे दिया, जिसको आप वॉयेजर 2 के इस एनिमेशन पाथ को देखकर क्लियरली समझ सकते हो। यहाँ से ये स्पेसक्राफ्ट चलता है और जैसे ही ये जुपिटर प्लैनेट के पास पहुँचता है इसका पाथ बेंड हो जाता है और आगे ये अपनी बढ़ी हुई गति से सैटर्न के पास पहुँचता है और फिर यूरेनस एंड नेपच्यून के। इसके बाद अगली जो इम्पोर्टेंट चीज हुई थी इस मिशन के पहले, उसे किया था गैरी फ्लैंड्रो नाम के इस अमेरिकी इंजीनियर ने।
दरअसल 1965 में इन्होंने नोटिस किया कि आउटर स्पेस के चारों प्लैनेट्स 1975 तक ऐसे अलाइनमेंट में आ जाएंगे कि उन सभी पर एक ही स्पेस प्रोब से उनकी ग्रेविटी असिस्ट का उपयोग करके विजिट किया जा सकता है। और अगर इस मौके को छोड़ दिया गया तो अगली बार ऐसा ही सेम अलाइनमेंट 176 सालों के बाद देखने को मिलेगा। और इसीलिए नासा ने ये डिसाइड किया कि अब हम इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने देंगे, क्योंकि 1970s का अब ये वो दौर आ चुका था जब अपोलो प्रोग्राम अपने खत्म होने की कगार पर था। और इसीलिए नासा ने अपने इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को अनाउंस कर दिया, जिसका नाम था द ग्रैंड टूर। इस मिशन में उन्होंने दावा किया कि हम सोलर सिस्टम के चारों आउटर प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें उनका जो पहला प्लान था वो ये था कि कई सारे प्रोब्स को हम इन पर विजिट कराएंगे। लेकिन फिर इसे बजट की कमी की वजह से बदल दिया गया और मैरिनर, जुपिटर, सैटर्न प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें एक स्पेसक्राफ्ट जुपिटर और सैटर्न प्लेनेट को फ्लाई बाई करने वाला था। लेकिन इसमें फिर से नाकामयाबी वही नजर आ रही थी, क्योंकि अभी भी यूरेनस और नेपच्यून अनएक्सप्लोर्ड रह जाते और इसीलिए इसे फिर से रोकने को कहा गया। और फाइनली 2 सालों के बाद कुछ नई टेक्नोलॉजीज और आइडियाज के साथ वॉयेजर मिशन को प्लान किया गया, जिसमें कि 2 स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2 को कुछ हफ्तों के अंतराल में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें से वॉयेजर 1 सबसे पहले जुपिटर को फ्लाई बाई करेगा और उसके मून्स वगैरह की बिल्कुल पास से स्कैनिंग और फोटोज को क्लिक करेगा। और वहीं पर वॉयेजर 2 भी जुपिटर को फ्लाई बाई करेगा, पर दूर से। और अगर दोनों प्रोब्स इसमें सक्सेसफुल हुए तो ये इसकी ग्रेविटी असिस्ट से सैटर्न की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें से वॉयेजर 1 सैटर्न एंड इसकी रिंग्स के साथ मून्स वगैरह को इन्वेस्टिगेट करेगा और फिर आगे बिना यूरेनस और नेपच्यून को विजिट किए सीधे सोलर सिस्टम से बाहर चला जाएगा। पर वॉयेजर 2 अगर सैटर्न को फ्लाई बाई करने के बाद भी प्रॉपर्ली काम करता है तो इसे सैटर्न की ग्रेविटी असिस्ट से यूरेनस और नेपच्यून की तरफ मोड़ दिया जाएगा। और ये मिशन बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 20 अगस्त 1977 को सबसे पहले वॉयेजर 2 को लॉन्च किया गया, जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून को फ्लाई बाई करते हुए नवंबर 2018 में सोलर सिस्टम के बाहर चला गया। और वहीं पर वॉयेजर 1 भी 5 सितंबर 1977 को लॉन्च हुआ और सिर्फ जुपिटर और सैटर्न को इन्वेस्टिगेट करते हुए अगस्त 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गया। लेकिन ऐसे में लोगों के मन में सवाल ये आता है कि अगर वॉयेजर 2 वॉयेजर 1 से पहले लॉन्च किया गया था तो इसे वॉयेजर 1 का नाम क्यों नहीं दिया गया? लॉन्च तो वॉयेजर 2 पहले हुआ था, पर एस्ट्रॉयड बेल्ट को पार सबसे पहले वॉयेजर 1 ने किया था, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा थी और इसीलिए ये इंटरस्टेलर स्पेस में भी सबसे पहले दाखिल हुआ था। क्योंकि इसकी स्पीड तो ज्यादा थी ही, साथ ही इसका पाथ भी यूरेनस और नेपच्यून को ना विजिट करने से कम हो गया था। ये दोनों ही स्पेसक्राफ्ट एक जैसे थे, इसमें लगे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट सेम थे, इनका रेडियो सिस्टम एक जैसा था और इसमें जो पावर सप्लाई करने का सोर्स रखा गया था वो भी सेम ही था और इसीलिए दोनों का वजन भी सेम था, 722 किलोग्राम। लेकिन इन प्रोब्स में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि इनमें पावर सप्लाई करने के लिए कोई सोलर पैनल नहीं लगाए गए थे, जो कि नॉर्मली सभी स्पेसक्राफ्ट में होते हैं। और इसकी वजह यह थी कि इन्हें हमारे सोलर सिस्टम के उस हिस्से को एक्सप्लोर करना था जहां पर सनलाइट बहुत ही कम पहुंचती है। और आज तो ये ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर सनलाइट के हॉट पार्टिकल्स तक भी नहीं पहुंचते और चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है। लेकिन ऐसे में इसे एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है? इसमें रेडियो आइसोटोप्स थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर के रूप में प्लूटोनियम 238 रखा गया है, जो जैसे ही डीके होता है तो उससे हीट पैदा होती है, जिससे ये आरटीजी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इन प्रोब्स में टोटल 10 मेन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, जिनकी बदौलत ना सिर्फ ये प्रोब्स इंटरस्टेलर स्पेस तक पहुंचे हैं, बल्कि प्लैनेट्स एंड मून्स की सारी डिटेल्स भी कलेक्ट करी हैं और उसे 3.7 मीटर डायमीटर के हाई गेन एंटीना से पृथ्वी तक पहुंचाया भी है, जिसे नासा डीप स्पेस नेटवर्क से इन सिग्नल को कलेक्ट करके कम्युनिकेट करता है। ये डीप स्पेस नेटवर्क नासा ने 3 देशों में लगा रखे हैं, यूएसए कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा एंड स्पेन के शहर मैड्रिड में, जो वीक से वीक एंड बिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर से आ रहे सिग्नल को तुरंत ट्रेस करके नासा तक पहुंचा देते हैं।
सिंपली अगर इनकी डिस्कवरीज की बात की जाए तो आज हमें चारों आउटर प्लैनेट्स के बारे में जितना कुछ भी पता है उसका 70 से 80% डेटा इन्हीं दोनों प्रोब्स ने दिया है। जैसे जुपिटर, लगभग 15 महीने की यात्रा के बाद वॉयेजर 1 यहाँ सबसे पहले पहुंचा था, जिसके कुछ ही महीनों के बाद वॉयेजर 2, और इन्होंने ही हमें जुपिटर की डिटेल्ड जानकारी विस्तार में दी थी। जैसे ये सारी पिक्चर्स और ये भी, जो कि जुपिटर का ही टाइम लैप्स वीडियो है। इन्होंने हमें इसके एटमॉस्फेयर के बारे में बताया कि वो कैसे मूव्स एंड इवॉल्व होता है। इस पर सालों से चल रहे तूफान ग्रेट रेड स्पॉट की क्लियर इमेजेस हमारे सामने पेश की, एंड इन्होंने इसकी रेयर रिंग्स और मून्स की कई सारी कलरफुल फोटोज भी दी। इसके इंफ्रारेड सेंसर्स ने हमें इसकी संरचना के बारे में बताया कि ये हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसों से मिलकर बना है, और साथ ही इसने वैज्ञानिकों के दिमाग से ये वहम भी दूर किया कि एस्टेरॉयड बेल्ट से पार वाली सोलर बॉडीज में जियोलॉजिकल एक्टिविटीज नहीं होती हैं और ना ही उन पर कोई चीज लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, क्योंकि जुपिटर के मून आयो पर ऐसे वोल्केनिक इरप्शन होते हैं जिनकी ऊर्जा पृथ्वी पर से 2 गुनी होती है, और सैटर्न के मून टाइटन पर तो मीथेन गैस की झील्स और नदियां मौजूद हैं। एंड ठीक इसी प्रकार दोस्तों ये आगे बढ़े और हमें सैटर्न के बारे में ऐसी ही सारी चीजें बताई, इसके एटमॉस्फेयर, मून्स, रिंग्स एंड कुछ ऐसी पिक्चर्स और डिस्कवरीज जो हमें पहले नहीं पता थी। और फिर इसके बाद वॉयेजर 1 यहाँ से सीधे चला गया और वॉयेजर 2 ने 5 साल बाद जनवरी 1986 में यूरेनस को फ्लाई बाई किया और पहला ऐसा मैन मेड ऑब्जेक्ट बन गया जो यूरेनस तक पहुंचा हो। आज हम यूरेनस के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो सब इसी स्पेसक्राफ्ट की देन है। वॉयेजर 2 ने इसकी और इसके मून्स की क्लियर इमेजेस पहली बार हमें दिखाई, जिसमें से 11 मून्स को तो इसी ने वहां पर जाकर डिस्कवर किया था। वॉयेजर 2 ने हमें इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के बारे में बताया, और साथ ही इसका टेम्परेचर भी मेजर किया जो कि था -216 डिग्री सेल्सियस। और अब नेपच्यून, जिस पर वॉयेजर 2 3 साल बाद 1989 में पहुंचा था, और बाकी प्लैनेट्स की तरह इसकी क्लियर इमेजेस, 6 नए मून्स की डिस्कवरीज और उन पर होने वाली जियोलॉजिकल एक्टिविटी और वातावरण के अलावा भी बहुत कुछ बताया था, जिसको कि मैंने आपको वीडियो को जितना हो सके उतना शॉर्ट करने के लिए नहीं बताया है। जैसे ही वॉयेजर 2 ने नेपच्यून को क्रॉस किया, देन इंजीनियर्स ने दिसंबर 1989 में इसके कैमरास को ऑफ कर दिया था, क्योंकि वो इसकी बची हुई पावर का अदर इंस्ट्रूमेंट्स में यूज करना चाहते थे, जो सोलर वाइंड और इंटरस्टेलर स्पेस को स्टडी करने के लिए इसमें लगाए गए थे। और साथ ही अब ये अपनी जर्नी में किसी और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को फ्लाई बाई नहीं करने वाला था, इसीलिए कैमरा को ऑन रखने की खास इतनी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन वहीं अगर वॉयेजर 1 की बात की जाए तो ये नवंबर 1980 में सैटर्न को फ्लाई बाई करने के बाद सीधे अपने रूट में आगे बढ़ गया, और 14 फरवरी 1990 को इसने अपने मिशन की आखिरी इमेज पृथ्वी पर भेजी थी, जो कि ये थी, जिसे द फैमिली पोर्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। इस इमेज को इसने पृथ्वी से 6 बिलियन किलोमीटर दूर से कैप्चर किया था, जिसमें ये सोलर सिस्टम के 6 प्लैनेट्स एक डॉट के समान दिखाई दे रहे हैं, और इसी में ये है हमारी अर्थ की तस्वीर, जो 6 बिलियन किलोमीटर दूर से कुछ ऐसी दिखाई देती है, जिस पर हम इंसान हजारों सालों से रहते आ रहे हैं, और हमको इसका जरा सा भी इल्म नहीं है कि इसका वजूद इस ब्रह्मांड में कितना छोटा है। इसके बाद वॉयेजर 2 की तरह इसके भी कैमरा को ऑफ कर दिया गया, क्योंकि पावर को बचा कर रखना था। और फिर 17 फरवरी 1998 को ये पायनियर 10 स्पेस प्रोब को क्रॉस करके आगे निकल गया और पृथ्वी से भेजा जाने वाला फारदेस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट बन गया। जिसके बाद 16 दिसंबर 2004 को V1 ने टर्मिनेशन शॉक को पार किया, जो कि सोलर सिस्टम का वो हिस्सा है जहां सोलर वाइंड अचानक धीमी हो जाती हैं। और फिर 30 अगस्त 2007 को V2 ने इसको क्रॉस किया, और फाइनली 25 अगस्त 2012 को V1 हेलियोस्फीयर की लास्ट बाउंड्री हेलियोपॉज को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हो गया। वहीं V2 भी 5 नवंबर 2018 को इंटरस्टेलर स्पेस तक पहुंच गया था, और आज भी ये दोनों स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर स्पेस में 38,000 और 34,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन क्या ये इसी तरह ट्रेवल करते रहेंगे या फिर इनका ये मिशन कभी समाप्त भी होगा?
वेल इनकी जर्नी तो ये तब तक चलती रहेगी जब तक ये किसी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी से टकरा या फिर इनको किसी दूसरी दुनिया के लोगों के द्वारा पकड़ नहीं लिया जाता। लेकिन इंसानों के लिए ये मिशन अगले कुछ ही सालों में समाप्त होने वाला है, क्योंकि इसमें पावर जनरेट करने के लिए जो प्लूटोनियम 238 रखा गया था वो अराउंड 2024 से 2025 के बीच समाप्त हो जाएगा और फिर इनके कनेक्शन पृथ्वी से कट जाएंगे और ये अनंत ब्रह्मांड में खोते ही चले जाएंगे और इनका कोई अता पता हमें नहीं होगा। तो क्या ये इनकी स्टोरी इसी सैड मोमेंट पर आकर खत्म हो जाती है या फिर कुछ और भी है? वेल अगर सिंपली कहें तो शायद हाँ, लेकिन अगर टेक्निकली बात की जाए तो इसमें एक ट्विस्ट भी है, जो कि है ये गोल्डन रिकॉर्ड। दरअसल वैज्ञानिकों ने जब ये रियलाइज किया कि ये प्रोब्स इतनी दूर तक जा सकते हैं तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना इसमें एलियंस के लिए कोई मैसेज छोड़ा जाए, ताकि अगर गलती से भी ये उनके हाथों में लगे तो उन्हें हमारी पृथ्वी के बारे में पता चल जाए। और इस गोल्डन डिस्क में यही सब है। प्रत्येक डिस्क में 122 इमेजेस डाली गई हैं, जो कि न सिर्फ इंसानों, जानवरों और पृथ्वी पर की अलग अलग लोकेशंस की हैं, बल्कि इनमें हमारे सौर मंडल के प्लैनेट्स की भी तस्वीरें शामिल हैं। और इसके कवर पर इनको डिकोड करने और चलाने की सारी जरूरी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, जिसमें हमारे सोलर सिस्टम और प्लैनेट अर्थ का मैप भी शामिल है, ताकि उनको ये पता चले कि ये कहां से आया है। इस डिस्क में 55 डिफरेंट लैंग्वेज, म्यूजिक्स, नेचुरल साउंड्स जैसे पानी के बहाव की और एक बच्चे की आवाज भी डाली गई है, जो कि ये है Hello from the children of planet Earth. और अगर आप ये वीडियो इंडिया से देख रहे हो तो इसमें एक इंडियन म्यूजिक भी ऐड किया गया है, जो कि ये है। तो अब फाइनली दोस्तों ये सवाल आता है कि क्या ये कभी एलियंस को मिलेगा? वेल अभी हम इसकी सिर्फ आशा ही कर सकते हैं, क्योंकि इसे इंटरस्टेलर स्पेस से निकलकर किसी दूसरे स्टार की बाउंड्री में इंटर करने में लगभग 40,000 साल लग जाएंगे और तब तक तो हो सकता है हमारा वजूद ही पृथ्वी पर से खत्म हो जाए। तो ये थी दोस्तों वॉयेजर मिशंस की पूरी स्टोरी। उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आई होगी, जिसके चलते आप इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।